नमस्कार दोस्तों। 132 साल पहले जब ब्रिटिशर्स का शासन था हमारे देश के अंदर, तब यहां पर बहुत सारे मिलिट्री फार्म्स खोले गए थे देश में। इसको लेकर अब यहां पर डिसीजन लिया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा कि ये जितने भी मिलिट्री फार्म्स हैं हमारे देश में, आप देखोगे तो बहुत सारे लोकेशंस पर मिलिट्री फार्म्स आपको देखने को मिलेंगे। इसको यहां पर अब बंद कर दिया गया है। वेडनेसडे को ही ये डिसीजन लिया गया था और इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली ये मिलिट्री फार्म्स हैं क्या, इसका नाम मिलिट्री फार्म क्यों है, ये कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते थे हमारे आर्मी को, और यहां पर इसका बंद करने का जो डिसीजन है वो क्यों लिया गया है, क्या फायदा होगा यहां पर भारत सरकार को, इंडियन आर्मी को, जिसकी वजह से ये डिसीजन लेना पड़ा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो 2021 के लिए या फिर 22 के लिए, आप हमारे यूपीएससी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट जा सकते हो या फिर जो एंड्रॉयड ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में जितने भी मटेरियल्स हैं, करंट, स्टैटिक, हर एक चीज आपको एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या है। तो जैसा कि आप देख पाओगे कि जो इंडियन आर्मी है उन्होंने वेडनेसडे को बताया कि 132 ईयर्स के बाद जो मिलिट्री फार्म्स हैं उसको अब हमने बंद कर दिया है। लेकिन यहां पर एक सबसे बड़ा जो क्वेश्चन ये आ रहा था कि जितने लोग काम कर रहे थे, जो वर्कर्स थे, ऑफिसर्स थे, इन सभी मिलिट्री फार्म्स के अंदर काम कर रहे थे, उनका क्या होगा। तो यहां पर इंडियन आर्मी ने कहा है कि इनको ऑलरेडी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके अंदर डाल दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि उनको निकाल दिया गया है, वो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी ना किसी रूप में काम आते रहेंगे। लेकिन यहां पर एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि मिलिट्री फार्म्स एग्जैक्टली होते क्या हैं, क्या मतलब है इसका। तो देखो, इसको बनाने का, जो फार्म का मतलब क्या होता है, खेत। खेत में क्या होता है, पशु वगैरह आपने देखा होगा, गाय हो गए, भैंस हो गए, तो इनके थ्रू जो मिल्क जो है वो निकाला जाता था और ये हमारे जो ट्रूप्स हैं, जो सेना है, उनको यहां पर दिया जाता था। जो हाइजीनिक काउ मिल्क होता है, मतलब कि अगर मिल्क में पौष्टिकता ज्यादा होगी, अगर वो ज्यादा फायदेमंद होगा, तो हमारे ट्रूप्स जो हैं, हमारे सैनिक स्वस्थ रहेंगे। तो ब्रिटिश इंडिया के समय यहां पर जितना भी पाकिस्तान से लेकर वो पूरा जो एरिया हमारा था, हर जगह ये जो फार्म्स हैं, मिलिट्री फार्म्स हैं, वो यहां पर हाइजीनिक काउ मिल्क प्रोवाइड किया करते थे। और पहला अगर आप देखोगे मिलिट्री फार्म, ये ओपन किया गया था 1 फरवरी 1889 को इलाहाबाद में। तो ये आप ध्यान रखिएगा अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहां पर क्या हुआ कि जब हमने आजादी पाई 1947 के बाद, तो ऐसा नहीं है कि हमने इसको कम कर दिया, इसका विस्तार और ज्यादा कर दिया। और आजादी के बाद अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट जब पॉइंट पे अगर आप देखें तो 130 फार्म्स था हमारे देश के अंदर, 130 फार्म्स थे देश भर में, और जिसमें करीब 30,000 के आसपास कैटल्स थे, मतलब जो जितने भी गाय भैंस ये सभी मिलाकर करीब 30,000 के आसपास इनकी संख्या थी। इसके अलावा 1990s में आपको पता होगा, 1880s के समय जो सियाचिन को लेकर पूरा विवाद हुआ था, फिर भारत ने उसको ऑक्यूपाई कर लिया था। उस समय उस चीजों को देखते हुए लेह और कारगिल के अंदर भी ये जो मिलिट्री फार्म्स है इसको ओपन किया गया था। तो सबसे बड़ा जो नीड है वो यही है कि जो मिल्क हो गया, दूध हो गया, उसकी सप्लाई करना हमारे सैनिकों को, ये सबसे बड़ी चीज थी। दूसरा यहां पर आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी जो डिफेंस है, जो इंडियन आर्मी है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, उनके पास बहुत सारे लैंड्स हैं, जो जमीन है वो बहुत बड़ी मात्रा में है। तो यहां पर उसका एक तरह से देखभाल हो जाता था। कहने का मतलब है कि आपने देखा होगा, अगर आपके पास कोई जमीन पड़ी है, आप उसको छोड़ दो 5 साल 10 साल, तो कोई ना कोई आके उसमें ऑक्यूपाई कर लेगा, कुछ कर लेगा। लेकिन अगर आप उसमें कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ काम करते रहोगे तो वो आपका सेफ रहता है। तो यहां पर यह भी एक मकसद था कि इतनी सारी जो जमीनें हैं वहां पर हम इसको उपयोग में ला सकते हैं, खेत को, और जो चारा वगैरह है वो सारे काम वहीं से हम ले पाएंगे। तो ये काफी बड़ी चीज थी, ये भी एक दूसरा मकसद। तीसरा यहां पर आप देख सकते हो कि इन्होंने जो मिलिट्री फार्म्स हैं उन्होंने बड़ी मात्रा में यहां पर देश को सर्विस दी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, हर साल करीब 3.5 करोड़ लीटर्स ऑफ मिल्क प्रोवाइड किया जाता था इन सभी फार्म्स के द्वारा, और 25,000 मिलियन टन्स ऑफ हे, बेसिकली जो चारा वगैरह होता है उसी टाइप का, ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाती थी। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा यहां पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में भी ये काफी काम आते थे। आप देख सकते हो कि ये जो मिलिट्री फार्म्स हैं, ये इन्होंने ही पायनियर किया था टेक्निक ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, मतलब कि जो क्रॉस ब्रीडिंग वगैरह होता है, हाई क्वालिटी के, हाई यील्ड क्वालिटी के जो काउज होते हैं, उसका यहां पर जन्म देना। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि जो हमारे देश में देशी गाय और इस तरह के कई प्रकार के आपको देखने को मिलती होंगी, तो यहां पर ज्यादा से ज्यादा वो दूध दे सकें, इस टाइप के जो कैटल्स हैं उसका भी जो टेक्निक है, उसका भी जो पायनियर है वो इनके द्वारा किया गया था। 1971 के वॉर में बहुत काम आए थे ये। बेसिकली वेस्टर्न एक तरफ जो
वेस्ट पाकिस्तान है उधर हमारी सेना थी, ईस्टर्न पाकिस्तान जब बांग्लादेश बना 1971 में, तो दोनों तरफ यहां पर ये जो मिलिट्री फार्म्स हैं वो बड़ी मात्रा में मिल्क प्रोवाइड कर रहे थे और इसकी वजह से हमारी जो सेना थी वो स्वस्थ थी। तो ये सारी चीजें इंडियन आर्मी के द्वारा यहां पर बताई गई हैं स्टेटमेंट में। इसके अलावा ये भी मैं आपको बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ मिलकर कोलैबोरेट करके यहां पर एक प्रोजेक्ट फ्रेजवाल चालू किया गया था। फ्रेजवाल बेसिकली क्या है कि बहुत ही हाई क्वालिटी की जो ब्रीड होती है काऊ की, वो है आपका फ्रेजवाल। तो ये पूरा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था और ये बताया गया वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैटल क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम, तो ये वाला भी किया गया। इसके अलावा डीआरडीओ के साथ जो मिलिट्री फार्म्स हैं उन्होंने कोलैबोरेट किया था, क्योंकि मिलिट्री फार्म्स में बड़ी मात्रा में जो चारा वगैरह है वो मिल जाता था। उसकी मदद से डीआरडीओ के साथ मिलकर बायोफ्यूल का भी निर्माण इसी के तहत किया गया था। तो आप देख सकते हो इसका विस्तार जो है वो काफी बड़ी मात्रा में था। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन आता है कि इन फार्म्स को क्लोज करने का निर्णय क्यों लिया गया। तो यहां पर कई सारे रिकमेंडेशंस आए थे पिछले पास्ट में, जैसे कि 2012 में आप देखोगे तो क्वार्टर मास्टर जनरल ब्रांच जो है उन्होंने यहां पर रिकमेंड किया था कि इसको बंद कर देना चाहिए। अब इसकी शायद उतनी आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा आपने ये कमेटी जरूर सुनी होगी, डीबी शकेतकर कमेटी के बारे में। दिसंबर 2016 में इनका रिकमेंडेशन आया था कि किस तरह से जो डिफेंस के एक्सपेंडिचर है हम उसको रीबैलेंस कर सकते हैं। तो उस समय भी यहां पर ये जो मिलिट्री फार्म्स हैं उसको बंद करने का निर्णय था। तो रीजन क्या दिया गया, क्यों आखिर हमें बंद करना है। देखो, जब ये चालू किया गया था तो आपने देखा होगा कि जो हमारे कैंटोनमेंट वगैरह एरिया होता था जहां पर हमारी मिलिट्री रहती थी, वो सिटी से काफी दूर हुआ करता था, मतलब एकांत में हुआ करता था। तो उसकी वजह से वहां पर जो मिल्क की सप्लाई है वो करना मुश्किल हो जाता था। आज तो हमारे देश में बड़ी मात्रा में मिल्क प्रोडक्शन किया जाता है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था। इसकी वजह से स्पेसिफिकली हमारे आर्मी को सप्लाई होती रहे, ये वाले मिलिट्री फार्म्स चालू किए गए थे। आज के डेट में क्या हुआ है, जितने भी आप कैंटोनमेंट एरिया देखोगे वो शहर के अंदर ही हो गए एक तरह से, मतलब आसपास उसके शहर आ गया है, चाहे लखनऊ, दिल्ली, आप कहीं पर भी देख लो। तो आज के डेट में क्या हुआ है कि ज्यादातर मिलिट्री के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है मिल्क की, वो ओपन मार्केट से ही ले लिया जाता है। आज प्रेजेंट में मैं आपको बताऊं तो 14% रिक्वायरमेंट जो मिलिट्री की दूध की होती है वो आपका मिलिट्री फार्म से ही आता है। बाकी के सारे रिक्वायरमेंट 86% ओपन मार्केट से हो जाता है। तो इसीलिए बताया गया कि अब इसकी जरूरत नहीं पड़ी है। इसके अलावा यहां पर समय समय पर करप्शन के भी एलिगेशंस लगते रहते थे मिलिट्री फार्म्स के अंदर, जो कि स्वाभाविक है हमारे देश के अंदर। तो ये कुछ कारण था। इसके अलावा बताया जा रहा है कि मिलिट्री फार्म्स बंद होने से जो इंडियन आर्मी है उसको करीब 280 करोड़ रुपए सेव हो पाएगा, क्योंकि आपको समझना है यहां पर जो इतनी बड़ी मात्रा में लैंड जमीन अवेलेबल थी, जो कैटल हो गया, सैलरीज पे करना स्टाफ का, ये बड़ी मात्रा में खर्च किया जाता था। तो 280 करोड़ रुपए बताया जा रहा है कि सेव हो पाएगा। और टोटल लैंड अगर आप देखोगे तो 20,000 एकड़ में ये लैंड फैला हुआ था। तो एक तरह का लाइबिलिटी हो गया था इंडियन आर्मी के पास था इतने सारे लैंड, तो अब इसको करें क्या, यहां पर इसका पर्पस क्या लिया जाए। तो इसके लिए भी अब यहां पर क्योंकि ये फ्री हो जाएंगे मिलिट्री फार्म से, तो दूसरे पर्पस के लिए भी अब यहां पर ये जमीनों को लिया जा सकता है। तो ये एक फायदा होगा इससे। नेक्स्ट यहां पर लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं रिगार्डिंग करंट एसेट्स, मतलब कि जब अब ये बंद किए जा रहे थे तो प्रेजेंट में यहां पर कितने फार्म्स थे हमारे देश के अंदर। तो प्रेजेंट में आप देखोगे तो 39 फार्म्स बचे हुए थे। मैंने आपको क्या बताया था, पीक पर ये कितना 130 फार्म्स हो गया था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कई सारे बंद कर दिए गए। तो 39 फार्म्स बचे हैं और 25,000 काउज जो हैं वो अभी बचे हुए थे। और ये जो पूरा आप विस्तार देखोगे तो हमारे देश के अंदर जो प्रोमिनेंट जगह है, जैसे अंबाला, कोलकाता, श्रीनगर, आगरा, पठानकोट, लखनऊ, हर जगह आपको ये विस्तार देखने को मिलेगा। तो क्या हुआ कि यहां पर डिसीजन लिया गया कि इसको जल्दी से हमें बंद करना है। इसकी वजह से बहुत सस्ते दाम पर ये जो काउज हैं, ये जो 25,000 गाय हैं, उनको बहुत सस्ते दाम पर सिर्फ 1000 रुपीज पर एनिमल के कॉस्ट पर जो है स्टेट गवर्नमेंट को और अदर डिपार्टमेंट्स को बेच दिया गया है। तो 25,000 इंटू 1000 करोगे तो करीब आई थिंक 2.5 करोड़ के आसपास आएगा, राइट। तो ये इतने में बेच दिया गया। ऑल्दो बताया जाता है कि जो काउ थे इनके पास मिलिट्री फार्म में, जैसे फ्रेजवाल ब्रीड वाले काउस थे, वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं। 1 लाख रुपए पर काउ की कीमत आती है। लेकिन क्योंकि आप समझो अब एक साथ में इतने सारे काउस बेचूंगा तो क्या कोई खरीदार होगा, नहीं हो पाएगा। तो उतनी डिमांड नहीं थी, ऐसा बताया जा रहा है, उतना प्राइस मिल नहीं रहा था। तो जल्दी से इसको बंद भी करना था। इसकी वजह से बहुत सस्ते दाम पर जो राज्य सरकारें हैं उनको बेच दिया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों। आई होप कि इसके बारे में सभी कुछ आपको जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले मैंने आपसे अभी बात किया फ्रेजवाल काउ के बारे में। तो ये ब्रीड है, एक तो इंडियन काउ का ब्रीड है प्लस एक फॉरेन जो जर्सी काउ हम कहते हैं ना। तो कौन से देश के काउ का ब्रीड है ये जिसको कहा जाता है फ्रेजवाल काउ, इसका आपको आंसर देना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है कि मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप उनसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।